दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को देखे थे कि उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिए। और आज हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है और डिफिकल्ट भी चैप्टर है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छांटना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हमने बहुत ही मेहनत के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन को छांटे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप से आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है आम्ल, क्षारक एवं लवण। ये सेकंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। तो इसमें से एमसीक्यू कहाँ से आता है पहले वो बता रहे आपको। देखिए आम्ल, क्षारक एवं लवण का इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि इससे आपको क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इसका डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम पे कि आम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इन तीनों का डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि अगर इसका डेफिनेशन नहीं आता है तो फिर आपको चैप्टर में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए इन तीनों का डेफिनेशन, सिर्फ आपको डेफिनेशन आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके डेफिनेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप विश्वास नहीं हो रहा था, आप कोई भी गैस पेपर को देख सकते हैं कि आम्ल क्या है, क्षारक क्या है या तो लवण क्या, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनते। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हालांकि बन जाता है पर देता नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही कि फर्स्ट पेज में आपको और कुछ नहीं मिलेगा, सेकेंड पेज में जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो इन टेक्स्ट में आपको मिलेगा इस तरह के कुछ, इस सब का नाम मिलेगा। तो नामांकन, तो देखिए आपको इस तरह कुछ नाम मिलेगा। तो यहाँ से एकदम वीवीआई पॉइंट है, ये वाला एमसीक्यू के लिए दोस्तों एकदम वीवीआई पॉइंट है। आप इन सब का नोमेनक्लेचर, इस सब का नाम आप कैसे होता है, सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र एकदम बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये सब का रासायनिक सूत्र आप बहुत ही अच्छा से रट्टाफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि 7-8 हम लिखे हैं। अगर आपको और 1-2 मिलता है तो सबको एक जगह कलेक्ट करके आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए मैं इसका रासायनिक सूत्र बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जैसे होता है HCl, यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बोलेगा कि HCl का दूसरा नाम क्या है, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। अब देखिए फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि इसी टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, आपको बुक का हर एक लाइन को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे फिर एमसीक्यू को क्वेश्चन बैंक से जाके याद करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारा एमसीक्यू को अटैच कर पाएंगे। सारा एमसीक्यू को अटैच करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन पढ़ना होगा, ठीक है। अब फिर आता है एसिटिक अम्ल, तो इसका होता है CH3COOH। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है NaOH, ठीक है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है CaOH2। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH2। फिर आता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है NH4OH। तो ये सब का रासायनिक सूत्र हमने बता दिया बहुत ही अच्छा से। आप देखिए ये सब का रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिए, फिर आपको 1 मार्क्स मिलना ही मिलना है, वो फिक्स है, देता है यहाँ से 1 मार्क्स। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो देखिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नेक्स्ट पेज में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, धातु अम्ल प्लस धातु। देखिए आपको बुक में छोटे छोटे आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऐसे ही बुक में नहीं छाप देता है। एमसीक्यू कैसे बनते हैं इस टाइप में मैं आपको बता देता हूं कि आपको एग्जाम में ना ऐसे देगा अम्ल प्लस धातु फिर डैश, बोलेगा आगे क्या बनेगा आप बताइए, बोलेगा क्षारक प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या बनेगा। तो इस तरह से आपको जो भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा तो आपको उसको एक जगह छाट लेना है, फिर आपको अच्छा से उसको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए अम्ल प्लस धातु क्या बनता है, मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ कि जब अम्ल और धातु को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। और क्षारक प्लस अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है लवण और जल, जिसको उदासीनीकरण में अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। इस तरह के इक्वेशन एग्जाम में आता ही आता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको यहाँ से 7-8 तो 5 या 6 तो एमसीक्यू फिक्स देगा ही देगा। अभी बहुत ही बड़ा चैप्टर, अभी थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा पर क्या करें, बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा तब जाके हम ऐसे क्वेश्चन को छाट सके। तो इसलिए कृपया करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए देखिए आगे क्या है।
फिर आपको इस तरह से भी दिया रहेगा कि NaOH का जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, NaOH को जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो फिर क्या बनता है, तो फिर कैसे टूटेगा, क्या बनेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि इसका बन जाएगा तब Na+OH-। यहाँ से आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आपको इस टाइप का भी पढ़ लेना है, बुक से ही पढ़ना। मैं आपको कोई भी ऐसे शर्मा गैस क्वेश्चन में ये सब सजेशन करूंगा नहीं, क्योंकि ये सब एकदम बेकार है। आप क्या कीजिए कि अपना एक बुक रखिए जो NCERT बुक है, सिर्फ मैं उसी को पढ़ने का सजेशन करूंगा और आपका क्वेश्चन उसी से बनता है भाई। जो क्वेश्चन छापता है ना एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनाता है वो क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहले अपने पास NCERT बुक को रखेगा और कोई भी बुक नहीं रखेगा, वो NCERT बुक को रखता है और एक एक लाइन को एकदम बहुत ही बढ़िया से पढ़ता है, एक एक लाइन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ता है। फिर उसको जो जो पॉइंट अच्छा लगता है ना उसी को छाप देता है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपने पास एक शर्मा गैस रखा, एक क्वेश्चन बैंक रखा, एक समुद्रन रखा, फिर वहाँ से पढ़ेगा, फिर फिर क्वेश्चन बनाएगा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता समुद्रन शर्मा गैस एकदम बेकार है। वो सब आप अगर नहीं भी खरीदेंगे ना तो फिर चल जाएगा, लेकिन आप तो ट्यूशन टीचर के फेरा में पड़े हैं, वो जैसा बोलेगा वैसा तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो आप कर भी लेते हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता कि आप NCERT बुक को बहुत ही अच्छा से फॉलो कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट में आपको मिलेगा pH स्केल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क्स फिक्स लिख लीजिए एकदम। pH स्केल से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है 1 मार्क्स आता है, मैं यहाँ पर छाप दिया, इससे ज़्यादा इससे बाहर और कुछ नहीं है pH स्केल का। इसका फुल फॉर्म होता है, pH स्केल का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। pH स्केल का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए अगर आप इसको ट्यूशन में पढ़ लिए होंगे कि pH स्केल क्या होता है, तो पता होगा कि 0 से लेकर 14 तक होता है pH स्केल, 0 से लेकर 7 तक होता है आम्लीय, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए, 14 होता है क्षारकीय और ये बीच वाला होता है उदासीनीय, आपको पता होगा, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको भी आप एकदम याद, pH स्केल से जितना रिलेटेड हम लिखे इसको एकदम आपको मुंह में रट्टाफिकेशन होना चाहिए कि 0 से 14 को क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं, 0 से 7 को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, 7 से 14 को क्षारक बोलते हैं, बीच वाला को यानी 7 को उदासीन बोलते हैं। अब देखिए इस टाइप से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, साथ ही में मैं इसको pH स्केल याद रखने वाला भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। बोलेगा कि जठर रस का pH स्केल क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ जो मैंने 10 लिखा है ना, इस 10 में से एक एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये जठर रस का जैसे 1.2 होता है, तो देखिए जब 1.2 है मतलब क्या, 0 और 7 के बीच में, तो इसको हम आम्लीय भी बोल सकते हैं कि नहीं, आम्लीय बोल सकते। तो यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन बन गया जठर रस से। बोला कि जठर रस का pH स्केल क्या है, जठर रस का pH मान कितना होता है 1.2, और बोलेगा कि जठर रस क्या है, आम्लीय है, क्षारकीय है, उदासीन है या नन ऑफ दिस है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि जठर रस क्या है। तो जठर रस का pH स्केल पहले आपको याद होना चाहिए कि 1.2, और जब 1.2 यानी 0 से 7 के बीच में, और 0 से 7 के बीच में मतलब वो आम्लीय है। यहाँ से एक क्वेश्चन से 2 टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नींबू का रस, यहाँ से भी सेम आपको 2 मिलेंगे, एक इसका pH मान पूछेगा या आम्लीय क्षारीय। तो नींबू तो आपको खट्टा इसलिए पता होगा कि ये आम्लीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है 10, लेकिन इसको तो आप नहीं पता होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है। तो इसका पहला pH स्केल याद होना चाहिए कि 10, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्षारकीय है या आम्लीय है या उदासीन है। अब फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH 14, ये तो क्षारकीय हुआ। शुद्ध जल का जैसे 7 होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि एक ही, देखिए उदासीन यहाँ पर एक ही बुक में दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुद्ध जल का pH मान 7, रक्त का pH मान 7.4, NOH तो NOH सॉरी 2 बार लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अम्लीय अर्सा यानी एसिड रेन 5.6, एसिड रेन का 5.6। अब देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने कर दिया, अब आगे देखिए। दोस्तों अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
आप जैसे कि बुक में देखेंगे कि सारणी 2.2 में आपको ये मिलेगा। अगर आपके, मैं बता दूं कि अगर आपके पास ये वाला बुक है, अगर आपके पास ये वाला बुक है तो उसमें आपको सारणी 2.2 में आपको एक चार्ट मिलेगा। ठीक है, इस चार्ट, ये चार्ट के जितना इस बुक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता दूं, देखिए ये एक ही मार्क्स का है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण बता रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल देगा अगले साल नहीं देगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ये साल दिया तो अगले साल नहीं दिया। लेकिन ये सारणी इस सारणी का जो भी क्वेश्चन है वे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इतिहास में आज तक भी जितने बार एग्जाम हुआ है, जितने बार भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो एमसीक्यू टाइप का, पहले क्या होता था कि एमसीक्यू का टाइप 10 क्वेश्चन बनता था, फिर भी क्या होता था कि इस चार्ट से मात्र आपको 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन देता ही देता था, फिक्स था कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी तो आपको 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर तो इससे तो बनता ही बनता है। तो आप इस चार्ट को एकदम इतना अच्छा से रट लीजिए, इतना अच्छा से आपको इसको खा जाना है, रट्टाफिकेशन घोल के पी जाना है। फिर आपको यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से इस साल 2-1 क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन बनाना है तो वहाँ कहाँ से देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है वो बता दीजिए। इस चार्ट को आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे याद करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखिए ऐसे आपको मिलेगा कि सिरका डैश दे के लिखा रहेगा कि एसिटिक अम्ल। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर रहेगा सिरका, इसका एसिटिक अम्ल। तो इसका मतलब होता है कि सिरका जो है ना, सिरका एक पदार्थ होता है सिरका, तो बोलेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध और दही एक ही होता है, क्या खट्टा दूध और दही एक ही होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक और नेटल का डंक एक ही होता है, और दोनों में क्या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट को आपको बहुत ही अच्छा तरीके से याद कर लेना है, फिर आपको यहाँ से 1 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद और एक टॉपिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्यूशन में पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो वो भी आपको ये बताया होगा कि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन शायद आपको ये नहीं बताया होगा कि इसको किस तरह से हम तैयार करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको, इस सब क्वेश्चन को आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे ऊपर में क्या लिखा है कि निर्माण उपयोग सूत्र, इसका मतलब क्या होता है, निर्माण उपयोग सूत्र। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम यहाँ पर लिखे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, उसके बाद बेकिंग सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा, क्रिस्टलन का जल, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब जो भी हमने लिखा है, तो ये सब का क्या करना है कि आपको नोट्स कैसे बनाना बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको क्या करना है कि इसका निर्माण क्या होता है, ये सबसे पहले आपको लिखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस बनता कैसे, उपयोग कहाँ होता है, फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमने बगल में लिख दिया है NaOH। तो 3 चीज़ इसको आपको कर लेना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, उपयोग कहाँ होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये 3 चीज़ आपने दोस्तों कर लिया ना, तो फिर आपका खत्म, खलास, सारा चैप्टर खत्म हो गया। फिर आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने का जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको देखिए, इसमें एमसीक्यू कैसे बनते हैं। एमसीक्यू में हो सकता है ये सब ज़्यादातर एमसीक्यू बनता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या आता है। ये निर्माण और उपयोग एमसीक्यू में उतना नहीं आता है, इसका सब्जेक्टिव में आता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। आप बताइए कि बोलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका निर्माण क्या निर्माण कैसे होता है, उपयोग कहाँ होता है, ऐसे आता है। लेकिन हम तो एमसीक्यू का तैयारी करवा रहे हैं ना, तो एमसीक्यू का बात करेंगे तो एमसीक्यू में ज़्यादातर 90% आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या तो बोलेगा कि NaOH का दूसरा नाम क्या है, इसलिए आपको इस टाइप से पढ़ना है। उसी प्रकार से आएगा विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण को भी आपको क्या करना है, रासायनिक सूत्र जैसे होता है CaOL2, तो ये तो हो गया। आपको इसको भी ऐसे तैयार करना है, निर्माण उपयोग सूत्र आपको इस टाइप से तैयार करना, फिर आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छा तरीके से याद करना है। ठीक है दोस्तों,
धोने का सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। निर्माण उपयोग सूत्र, सबका निर्माण उपयोग सूत्र, निर्माण उपयोग सूत्र मुंह एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए, निर्माण उपयोग सूत्र, ठीक है। फिर क्रिस्टलन का जल क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उपयोग कहाँ होता है, सूत्र यहाँ पर हम लिख दिए है CuSO4, CuSO4। फिर जिप्सम क्या होता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इतना दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से करना है। मैंने जितना बोला दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने जितना बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोला मैंने। ये सब जो आपने डायरेक्ट ये सब नहीं लिख देता हूँ, बहुत ही सोच समझ के, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब मैं लिखता हूँ। तो इसी टाइप से एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि हमने देखे हैं 2-3 साल से, 2-3 साल से जैसे MCQ कर दिए है ना, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बना रहा है। क्योंकि अगले साल भी MCQ था, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया था, तो उसी के बेसिस पे हम ये सब आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से तैयार कीजिए। क्योंकि शर्मा गेस और समुद्रन का तो हम हाथ जोड़ के विनती करते सबके पीछे मत भागिए। अब देखिए आपका एक होमवर्क रहा कि अगर आप पढ़े होंगे तो देखते हैं कि आपका तैयारी अभी तक किस तरह से। इस रिएक्शन का आप कीजिए और हमको कमेंट में बताइए कि ये रिएक्शन कैसे होगा। देखते हैं कि आपका तैयारी किस टाइप से हुआ है, ठीक है। CuSO4 पॉइंट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O। इसका आपको कमेंट पर अच्छे से बताना है कि इसका रिएक्शन क्या होता है, फिर क्या बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।